आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि मोदी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी और ओवरऑल इंडिया के लिए जो अभी हुआ है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मगर उससे पहले मेरी तमाम हमारे हिंदुत्ववादी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, ठीक है, ताकि आपका खून ना जले और आपको सच्चाई तंग ना करे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल अनसब्सक्राइब करें और चले जाएं। आप मुझे ना देखा करें ताकि आपका खून ना जले और आपको टेंशन ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पहलगाम के मुकाम पे 26 लोगों को दहशतगर्दों ने मारा और उन बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत ये एक्ट था। और हर किस्म का टेररिज्म जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जुर्म है और टेररिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए और टेररिज्म रुकना चाहिए। मगर इसके साथ ही बहुत सी और बातें भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टेररिस्ट पकड़ने के लिए एक बात ज़रूरी होती है कि आप एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन करें, जिसकी विलिंगनेस हमें मोदी सरकार की तरफ से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। मोदी सरकार ने वाक़या होने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और ना सिर्फ ये 10 मिनट में या 15 मिनट में, जैसा कि रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान के अगेंस्ट FIR भी काट दी गई। और इसके बाद अगली बातें शुरू हुई और फेलियर, आप इंटेलिजेंस फेलियर का लेवल देखें कि इतना बड़ा था कि वो टेररिस्ट कभी पकड़े ही नहीं गए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया। जब इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया तो ये कहा गया कि हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान की लैंड पे। मगर पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ इस बात पे एहतजाज किया गया, साथ साथ ये भी कहा गया कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए विलिंग हैं, आप किसी थर्ड पार्टी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करें और हम कोऑपरेट करेंगे। मगर मोदी, क्योंकि मोदी के लिए ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का एक पूरा मौका था, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने के बजाय यही बेहतर समझा कि एयरफोर्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे, बॉर्डर के पार सिविलियन पॉपुलेशंस पे, पाकिस्तानी सिटीज़ पे एयर स्ट्राइक्स कर दिए जाएं। अब यहाँ हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी वाली सोच थी वो कितनी डीप थी और ये कहाँ से आ रही थी। क्या पिछले 1.5 साल में होने वाले इंटरनेशनल वाक़यात को देखते हुए कहीं इनको ऐसा महसूस हो गया था कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, जो कि एक खासी बेवकूफ़ी की बात थी, या फिर कोई और सोच थी, ये समझ रहे थे कि ये कोई एस्केलेट करेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से मोदी साहब एक इनेविटेबल की तरफ रन कर रहे थे और भागे हुए जा रहे थे, ये रेस कर रहे थे एक इनेविटेबल रियलिटी की तरफ। मगर प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान में उस रियलिटी को लोगों की आंखों से इतना ओझल कर दिया गया था और उनके कानों से इतना दूर ले जाया गया था और उनको इतनी ज़्यादा फिक्शन और बॉलीवुड फैंटेसीज़ बेची गई थी कि वो इस बात को से टोटली ओब्लिवियस हो गए थे, वो ब्लाइंड हो गए थे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। और मोदी जी ने काफ़ी कंट्रीज से इंगेज किया और उन्हें ये कहा कि पाकिस्तान ने अटैक किया, और तकरीबन तमाम ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये डिमांड किया कि आप इन्वेस्टिगेट करें और हम आपकी हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेट करने में और आप एविडेंस दें। फिर मोदी गवर्नमेंट ने दावा किया कि उन्होंने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट एविडेंस दिखाया है नई दिल्ली में, मगर उन डिप्लोमेट्स ने इंटरनेशनल मीडिया को यह बताया कि इन्होंने हमें कोई एविडेंस नहीं दिखाया। दे हैव टोटली फेल्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ एविडेंस शोइंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द पहलगाम टेरर इंसिडेंट। तो ये नहीं हो पाया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को, मिलिट्री को या इंडियन फोर्सेस को इस बात के ऊपर कायल करना शुरू किया कि भाई आप अटैक करें पाकिस्तान पे। गो के जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है वो ये कहता है कि
उनको ये कहा गया कि ऐसा करना सही नहीं होगा, मगर एयरफोर्स को फोर्स किया गया और आखिर पे एयरफोर्स ने इंगेज किया पाकिस्तान को और मिसाइल टारगेट्स को हिट किया अपने बॉर्डर से पीछे रहते हुए रफाल जेट्स के साथ और दूसरे जेट्स के साथ, जिसके दौरान जो इंगेजमेंट हुई उसकी वजह से एक कंफर्म इंटरनेशनली फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से एक रफाल जेट का गिरना कंफर्म किया गया, 2 रफाल जेट्स का गिरना अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से कंफर्म किया गया। पाकिस्तान ने यह कहा कि हमने 3 रफाल, एक Su-30, एक MiG-29 और इसके अलावा एक कोई ड्रोन करके कोई 6 इंडिया के एयर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जो कि अभी मतलब कंफर्म होना बाकी है, मगर हम ये जानते हैं कि अगले चंद माह में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। और अब एक और बात है कि बहुत से हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं, ख़ास तौर पे अंधभक्त, वो इस बात को नहीं मानेंगे कि ऐसा हुआ। मगर एक बड़ी ही सिंपल आपको बात बताता हूँ। जब अभिनंदन वाला मामला हुआ था तो इन्होंने कहा था कि एक F-16 गिराया गया। अब पाकिस्तान का जो यूएस के साथ F-16 का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर आप उसको गौर से देखें, उसकी कॉपी इंटरनेट से निकाल के देखें या आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, तो यूएस के मॉनिटर्स हर वक्त पाकिस्तान में बैठे होते हैं, जो कि उन F-16 को मॉनिटर करते हैं कि वो पाकिस्तान कहीं इंडिया के ख़िलाफ़ तो यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया के एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं है। और यूएस का तो ये हाल है कि यूएस तो कुछ केसेस में उनके ऊपर सॉफ्ट लॉक्स भी होते हैं कि उन्हें रिमोटली लॉक भी कर देते हैं अपने वेपन्स जो उन्होंने किसी कंट्री को दिए होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के F-16 के केस में ऐसा है कि नहीं, मगर मेन जो मसला है कि लॉकहीड मार्टिन जो कि कंपनी F-16 बनाती है, उसका इशू ये है कि वो ये ट्रैक भी कर सकती है कि उसके एसेट सारे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सलामत हैं कि नहीं। और लॉकहीड मार्टिन ने इस बात का कुल्ली तौर पे इनकार किया था कि कोई भी F-16 गिरा है या इंडिया के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ है, और उस टाइम ये नहीं माने थे, क्योंकि उस टाइम भी पाकिस्तान ने JF-17 थंडर यूज़ किए थे। अब अगली बात यह है कि क्या फ्रेंच इंटेलिजेंस भी इस बात के ऊपर इस तरह का रखती है? तो ये बात अच्छे तरीके से सब जानते हैं कि फ्रेंच इंटेलिजेंस और डिसॉर्ट को बिल्कुल पता होता है कि उनके एसेट्स किस हालत में हैं, क्योंकि वो उनको रिमोटली भी मॉनिटर एटलीस्ट कर सकते हैं, और ट्रबल शूटिंग पैकेज में ये इंक्लूड भी होता है कि वो रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख सकते। तो फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कहा कि हमें एटलीस्ट ये पता है कि एक तबाह हो गया और आगे कितने हुए हैं वो अभी हम देख रहे हैं। जारी बात है उन्होंने डिसॉर्ट से ही पूछा होगा। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू एटलीस्ट 1 रफाल किल जो है वो साबित है। ठीक है, इससे ज़्यादा कितनी है वो नहीं पता, क्योंकि अमेरिका कहता है 2 हैं, फ्रांस कहता है 1 है। ठीक है, और आने वाले कुछ अरसे में पता लग जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप अपने ही एयर चीफ और अपने ही मिलिट्री चीफ्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखें, तो जब उनसे सवाल किया गया कि कितने गिरे हैं, तो उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि रफाल नहीं गिरा। उन्होंने ये कहा कि हम इसे किसी और वक्त बताएंगे, अभी क्योंकि हम इस सिचुएशन में, एंगेजमेंट की सिचुएशन में, इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे। तो डेफिनेटली बाद में इंडिया ये बता सकता है कि कितने गिरे। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान की साइड तो गिरा नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कितना गिरा। तो ये एक फर्स्ट था, आज से पहले कभी भी रफाल जो है वो नहीं गिरा किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन में। उसे बहुत ही ज़बरदस्त प्लेन फाइटर जेट माना जाता है। डीप स्ट्राइक्स के लिए ये एनिमी टेरिटरी में यूज़ होता है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ इसको बड़े लंबे अरसे से यूज़ करते हैं। अब क्या कॉम्बिनेशन रहा, कैसे पाकिस्तान ने उसको गिराया, क्या इंडियन एयरफोर्स से कोई गलती हुई, ये हम नहीं जानते, मगर आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो इंडियन एयरफोर्स ने जब एंगेज किया तो ये जो लॉसेस हैं ये हज़म करना इंडियन एयरफोर्स के लिए या इंडियन हुकूमत के लिए, इवन कि नरेंद्र मोदी के एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैन वाली शख्सियत के लिए भी ये नामुमकिन सा है इसको हैंडल करना। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल, आप राइटर्स पे चले जाएं, एफपी पे चले जाएं, टेलीग्राफ ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, ठीक है, सब के सब लिख रहे हैं, बीबीसी बता रहा है। जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि इसके बाद इंडिया ने
जो पाकिस्तान की तरफ ड्रोन बैराजेस भेजने शुरू किए और जो एस्केलेशंस की, वो सारी की सारी इसमें थी कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान को कुछ ऐसा मेजर लॉस दें कि हम भी लोगों को बताएं कि हमने मार दिया तो उसकी वजह से क्या हो कि हमारी फेस सेविंग हो जाए। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो फिर जिस रात पाकिस्तान ने अटैक किया सुबह, उस रात में पाकिस्तान में 3 एयरबेसेस को ब्रह्मोस मिसाइल से हिट किया गया था, जिसमें नूर खान एयरबेस और दूसरी 2 और एयरबेसेस शामिल हैं। तो जब ऐसा हुआ, अब आप अगर रावलपिंडी से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनको नहीं पता चलेगा, नूर खान एयरबेस जिस जगह पे है वो बेसिकली GHQ के से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, जो मेजर मिलिट्री कंटोनमेंट है और वो सारा वो एरिया का हिस्सा है। और जब आपने वहाँ पे हिट किया तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये बात बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उससे पहले जो CNN है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी इस बात के इंतज़ार में थे कि डिप्लोमेसी अपना काम कर ले और किसी तरीके से ये बात रुक जाए। और इसका इजहार पूरे तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान का ISPR, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद जर्नलिस्ट एट लार्ज सब के सब ये बात कर रहे थे कि ठीक है यार, इन्होंने अटैक किया, हमने जवाब दे दिया, इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मगर क्योंकि इंडिया का नुकसान ज़्यादा हो गया था, अब उनके लिए फेस सेविंग मुश्किल हो गई थी। और ये एग्जैक्टली इनकी अपनी गलती थी, मोदी गवर्नमेंट की, ये किसी और की नहीं थी। तो अब ये फंस गए थे, और जब ये फंसे तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इन्होंने और एडवेंचरिज्म शुरू कर दिया। और जब इन्होंने नूर खान में, आई थिंक कि नूर खान एयरबेस वाला जो अटैक है ना, वो इट वुड हैव हिट पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसने हार्ड हिट किया होगा, क्योंकि वो सारा बहुत सेंसिटिव एरिया है और मैं उस एरिया से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद पिंडी में सारी ज़िंदगी रहा हूँ, मुझे पता है अच्छे तरीके से। तो फिर जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, फिर पाकिस्तान ने सोचा कि इनफ इज़ इनफ, चलो अब करते हैं। तो फिर उन्होंने भी अल-फतह मिसाइल चला दिए, इन्होंने बहुत कुछ और किया और काफ़ी टारगेट्स को इन्होंने डीप इनसाइड इंडिया हिट किया, जिसमें S-400 की कुछ बैटरीज़ को तबाह करना भी शामिल है, जो ये भी इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है। ये कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, मैं हर उस बात को तब मानता हूँ जब इंटरनेशनल मीडिया भी अपने सोर्सेज से, राइटर्स, AFP, BBC, CNN, अल जज़ीरा वगैरह कोई कंफर्म कर दे। उससे पहले मैं पाकिस्तान की बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी झूठ बोला जाता है। तो जो बातें कंफर्म हो रही हैं सिर्फ उन्हीं को मानने की बात है। तो अब ये मोदी गवर्नमेंट की एक सीरियस मिस कैलकुलेशन थी कि इसके रिपरकशंस कहाँ तक हो सकते हैं। इस बात से ये समझ आता है कि मोदी गवर्नमेंट में जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं वो भी इंडिया की डिफेंस नीड्स को और इंडिया की डिफेंस लिमिटेशंस को पूरे तरीके से नहीं समझते। इसका मतलब क्या है कि ये ना सिर्फ एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करते हैं, ये इनकॉम्पिटेंट भी हैं। तो ये इंडिया के लोगों को बेसिकली ये सवाल पूछना है। फिर जितने भी इनके लॉसेस हैं, जो सारी बातें ऑन ग्राउंड हो रही थी और जो सब जगहों पे जो ये नाकाम हो रहे हैं, उसको फुलफिल करने या उस गैप को फिल करने के लिए ये गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा का काम लेते हैं। और गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा अर्नब गोस्वामी, गौरव आर्या, जनरल बख्शी, इंडिया टुडे, टाइम्स, पता नहीं कौन सा, ये सारे के सारे जी न्यूज़, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, उन्होंने इस कदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि वो तो बेसिकली पाकिस्तान में कराची भी फतह कर चुके थे, वो लाहौर की सी पोर्ट भी तबाह कर चुके थे, वो इस्लामाबाद भी तबाह कर चुके थे, वो कोयटा पे जो है वो बलोचों का कब्ज़ा हो गया था। इतनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई, इतनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कि बेसिकली ना सिर्फ मज़ाहिका खेज़ या जोक थी, बल्कि इंतहाई शर्मनाक या शेमफुल थी। इसकी वजह से इंडियन मीडिया का मजाक इंटरनेशनल लेवल पे उड़ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का भी उड़ रहा है। दिस लुक्स रियली बैड ऑन इंडिया के इस तरह की रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है, आई थिंक कि उसने इंडियन इमेज को इतने बुरे तरीके से हिट किया है कि इस टाइम बेसिकली लोग हंस रहे हैं। और पाकिस्तान में जो जो भी बातें हो रही थी उन पे लोग सिर्फ हंस ही रहे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं। इंडियन मीडिया, गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी एंड नरेंद्र मोदी और अमित शाह देमसेल्व्स मीम्स और जोक्स बन गए। और ये अक्रॉस द बॉर्डर से आने वाले मीम्स से जो हालत हो रही है, वो तो आप भी इंडिया में अगर आप बैठे हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कंफर्म कर रहा था
कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हुआ। इस दौरान में ये भी रिपोर्ट हुआ कि कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पार पाकिस्तान ने कुछ चौकियों पे भी कब्ज़ा कर रखा है, ये टेरिटरी के अंदर घुस चुके हैं। अब जब सीज़ फायर हुआ तो उसके बाद भी सीज़ फायर की वायलेशंस दोनों तरफ से होती रहीं, और कुछ एक्सपर्ट्स के ख्याल में जो मेन इशू था कि क्यों क्रॉस बॉर्डर फायरिंग सीज़ फायर के बाद भी होती रही, क्योंकि जो पाकिस्तान ने आगे बढ़ के कुछ चौकियों पर कब्ज़ा किया था, इंडियन उसे वापस लेना चाहते थे। अभी हमें कोई रिपोर्ट नहीं है कि वापस ली गई या नहीं ली गई, मगर आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक एटलीस्ट हम ये जानते हैं कि अब दोनों साइड से सीज़ फायर होल्ड कर रहा है। मगर ये तो थी वो सारी बातें जो पास्ट में हुई हैं, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अगर आप ज़्यादा गोदी मीडिया देख रहे हैं तो आपको इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं होगा, और वैसे भी गोदी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया और गोदी मीडिया को सुनने वालों को इंटरनेशनल मीडिया से सख्त नफ़रत होती है, क्योंकि वो उन्हें गोदी वर्स या भक्त वर्स से निकाल के रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अल्टरनेट डायमेंशन है जिसमें सिर्फ अगर बंदे का दिमाग ज़्यादा ट्विस्ट हो गोदी मीडिया की प्रोपेगेंडा को सुन के तो तभी वो पहुंच जाता है, ठीक है, वरना वो वापस दुनिया असली में आ जाता है। तो इसलिए जब उनको सुनाया जाए ना तो उनको उसकी आवाज़ बहुत भयानक लगती है। और मैंने वैसे भी गोदी मीडिया और अंधभक्तों से कहा है कि आप चैनल छोड़ के चले जाएं प्लीज़, ना देखा करें, क्यों अपना खून जलाते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून रहेगा अगर आप मुझे नहीं देखेंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो अब मसला ये है कि यहाँ से बात आगे कहाँ जाएगी। इंडिया के लिए काफ़ी बड़े चैलेंजेस इसकी वजह से पैदा हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ यही कंफर्म नहीं किया, CNN और दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने यह भी कंफर्म किया कि अमेरिकन सोर्सेज से उन्हें यह पता लगा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब पाकिस्तान ने मैसिव बराज ऑफ मिज़ल्स और जो डीप स्ट्राइक्स किए थे इंडिया के अंदर, उसको देखा, उसकी डेवस्टेशन को, तो उसके बाद ही अमेरिका की तरफ भागे कि यार हमारा सीज़ फायर करा दो, ठीक है। मगर ज़ाहिर बात है गोदी मीडिया तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज़ फायर करा दो। फिर दूसरी बात है कि S-400 सिस्टम जिसको इंडिया समझता था, जो कि इंडिया के लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था, वो टोटली तौर पर नाकाम रहा। पाकिस्तान के जितने मिसाइल्स गिरते रहे वो सारे टारगेट्स को हिट करते रहे, और पाकिस्तानी एयरफोर्स अंदर भी गई, जो कि 1965 के बाद कह रहे हैं कि पहली बार हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयर स्पेस को प्रॉपरली इन्फिल्ट्रेट किया। और उसकी वजह यह थी कि सबसे पहले ही S-400 की जो बैटरीज लगी हुई थी उन एरियाज़ में जहाँ पे पाकिस्तान अटैक करने का इरादा रखता था, उनको तबाह किया गया। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान का ये भी क्लेम है कि वो कमांड सेंटर्स जो कि BLA की एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करते थे इंडिया से, उनको भी तबाह किया गया। अब ये बातें भी आने वाले वक्त में सारी सामने आ जाएंगी, ठीक है, और पता चल जाएगा। मगर बात अब यहाँ से कहाँ जाएगी। पहली तो बात यह है कि इंडिया ने यह कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सबवर्ट कर रहे हैं। अब इस मामले में एक बहुत बड़ी नाकामी इंडिया को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर डायलॉग के टेबल पे बैठेंगे तो जारी बात है कि वो होगी बात। और इवन के इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इन द लॉन्ग रन होल्ड नहीं कर सकता, ये इंडस वाटर ट्रीटी को मानना ही पड़ेगा। अब जब इंडिया डायलॉग के टेबल पे जाएगा, जैसा कि जा रहा है, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली एक अपर हैंड तो होगा। दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया किसी पॉइंट पे भी नहीं मानता बातों को, तो अगर कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट करता है तो एयर सुपीरियरिटी वाला सिलसिला हमें फिर पता है। और मसला ये है कि एक चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान ने पिछली एक डेकेड के अंदर अपनी एयरफोर्स को अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज़ किया, और अब इस टाइम इंडिया के लिए ये भी सोचने का मुकाम है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री के अंदर, आर्मी में या नेवी में क्या एडवांसमेंट्स की होंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान का नेवल कोऑपरेशन भी चाइना और टर्की के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ दिखाई गई हैं, उनमें टर्की और चाइना का जो कोऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और उनकी तरफ से जो पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजीज़ प्रोक्योर की हैं वो दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम में फिट हुई हैं, और पाकिस्तान को एक एडवांटेज, सिग्निफिकेंट एडवांटेज उनकी वजह से मिल गया है, ठीक है। अब इससे अगली जो बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 370 को तोड़ा, 35A को तोड़ दिया, कश्मीर को कहा कि कश्मीर इज़ जस्ट लाइक अनदर प्रोविंस, और हम जो है वो UN की जो रूल्स हैं उनको नहीं मानते।
मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीज़ फायर का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ही साथ में ही ये बोल दिया कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर इशू को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत लंबे अरसे बाद कश्मीर को एज ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक्नॉलेज किया गया है किसी मेजर इंटरनेशनल पावर और मेजर इंटरनेशनल पावर के हेड की तरफ से, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर के हेड की तरफ से। फ्री वर्ल्ड का लीडर पोटस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जाता है। तो आई थिंक के एक कैजुअलिटी जो कि इस एडवेंचरिज्म की हुई है, जो पहलगाम के बाद मोदी की तरफ से किया गया है या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, वो बेसिकली आर्टिकल 370 जो तोड़ा गया था वो है। क्योंकि अब कश्मीर को एक बायलैटरल इशू की तरफ से अमेरिका से दोबारा से अप्रूवल मिल गया है, जो कि असल में इंडिया की डिप्लोमेसी को हर्ट करेगा। और ऐसा लग सकता है कि आने वाले वक्त में इस पे बात करनी पड़ जाए इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि खासा मुश्किल लगता था पहले, अभी भी शायद मुश्किल ही हो। और हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट कोई डायलॉग ना करे, मगर कोई डायलॉग ना करने का मतलब ये होगा कि ये आर्म्ड एस्केलेशन कुछ अरसे बाद दोबारा से हो सकती है। और इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पिछले 2 से 3 राउंड्स जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए हैं, जिनमें इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा है, तो 5वें राउंड में नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं, ये इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब एक और भी बात है कि अमेरिका ने कंफर्म कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बात की है उसके लिए। और एक बात याद रखें कि जब भी कोई गवर्नमेंट कभी भी कहीं किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मार खाती है तो वो अनपॉपुलर होती है। इंडियन गवर्नमेंट का कसूर ये है कि फॉल्स प्रोपेगेंडा की जो हाइट है उसे बहुत ऊपर ले जाया गया। लोगों को ये उम्मीद दिलाई गई है कि शायद पाकिस्तान को तो हम विद इन हाफ एन आवर दुनिया से मिटा देंगे, जो कि नहीं हुआ। और कुछ अरसे बाद विद इन वीक्स और मंथ्स ये बात एक मेजर जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है वो समझ जाएंगे कि उनसे ना सिर्फ झूठ बोला गया था, बल्कि जो किया गया वो एक अटर स्टुपिडिटी थी और कोई वॉर शॉर या कोई जिंगोइज़म या कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए थी। और मीडिया और गोदी मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ख़ास तौर पे अंडर नरेंद्र मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से उनके साथ सख्त किस्म का झूठ बोला गया। और फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? पहले लोग सोशल मीडिया पे बातें करना शुरू करेंगे ख़िलाफ़, ठीक है। फिर अपोजिशन जो कमज़ोर थी बहुत, उसको अब बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा कि वो बार बार इनको ये बताएंगे कि आप तो बड़े बुरे तरीके से आप मार खा गए हैं और आपने तो अब बात की है पाकिस्तान के साथ। तो ये सारा कुछ होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान और चाइना जो है ना बड़े स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड हैं, उनके डिफेंस सिस्टम, उनकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और सारा कुछ ये बड़ा स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है। और चाइना ने डायरेक्टली डाटा कलेक्ट किया है, इस बात के ऊपर आई थिंक देयर इज़ नो डाउट ऑन दैट कि मिलिट्री डाटा चाइना ने ज़बरदस्त तरीके से कलेक्ट किया है, जो इस सारी सिचुएशन के दौरान गैदर हुआ है इंडिया के बारे में। और आई थिंक कि जो ऑन पेपर इंडिया की सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, सब समझते थे कि सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है, एक बैलेंस ऑफ पावर साउथ एशिया में मौजूद है। तो मसला यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंटायरली टूट गया, मगर ज़ाहिर बात है कि फिर बाउंड्रीज शिफ्ट होती हैं ना। मैं कोई बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस बाउंड्री की बात कर रहा हूँ कि कहाँ तक एक पार्टी दूसरी पार्टी का लेवरेज ले सकती है। आई थिंक कि ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ तो शायद एक जितनी ही हों, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ तो शायद एक जितनी ही हों, मगर आई थिंक कि चाइना का लेवरेज अब इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर चाइना किसी पॉइंट पे कोई कॉन्फ्लिक्ट करना चाहे इंडिया के साथ, तो उसकी सिचुएशन बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से चाइना को फेवर करेगी। एक तो पहले ही बात है कि चाइना तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अब उसका मुंह बोलता सबूत है कि वो अब इस टाइम यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड की वेपन्स टेक्नोलॉजी के बराबर आ गई, ख़ास तौर पे PL-15 मिज़ाइल्स और साथ ही J-10C जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसको यूज़ करके ये कहा गया कि रफ़ाल को गिराया गया। तो ये सारी चीज़ें अभी बड़े अच्छे तरीके से सामने आ रही हैं। और आई थिंक कि
एक डिप्लोमेटिक डिसएडवांटेज, एक मिलिट्री डिसएडवांटेज, एक टू फ्रंट या वन फ्रंट स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स्ड वॉर सिचुएशन इंडिया को इन द फ्यूचर फेस होगी। अब ऐसी सूरत में क्या मोदी ने जो नारा लगाया था कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा, पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने कोई बात नहीं करनी पाकिस्तान से। अब मोदी को इनमें से कितनी बातों पे वापस जाना पड़ेगा? क्योंकि एक बात तो ये है कि अगर मोदी के लिए किसी भी सूरत ये पॉसिबल होता कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे जारी रख सकता, तो वो डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट इसको जारी रखती। और एक सिंपल सी रैशनल बात है, अगर आप उसको सोचें तो सीज़ फायर हुआ इसलिए है कि जंग करना ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान के लिए शुरू से नहीं था। ठीक है, ये मत आप समझें कि पाकिस्तान के लिए था, इंडिया के लिए था। तो इंडिया के लिए वो ऑप्शन क्यों ख़त्म हुआ, ये अगर आप ख़ुद से सवाल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो लद्दाख एरिया या नॉर्थ में चाइना का थ्रेट क्या बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। क्या इंडिया को बैकफुट पे होना पड़ेगा? डेफिनेटली बैकफुट पे होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये बात याद रखें कि यूएस एज अ थर्ड पार्टी मीडिएटर हमेशा आ सकता है, मगर चाइना के मामले में आप यूएस को उस तरह से मीडिएटर बना भी नहीं सकते। चाइना जब भी आपसे डील करेगा इंडिया से, वो अपनी टर्म्स पर डील करेगा, ये रियलिटी है। वो पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब या अमेरिका के कहने पे आपके साथ डील नहीं करेगा। अगर अमेरिका आपको पाकिस्तान से कुछ कंसेशंस दिला सकता है तो अमेरिका आपको चाइना से कोई कंसेशन नहीं दिला सकता। सऊदी अरेबिया आपको चाइना से कोई कंसेशन नहीं दिला सकता, क्योंकि चाइना इज़ टोटली अ डिफरेंट एनिमल। फिर दूसरी बात है, चाइनीज़ एक्सपर्ट्स, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर शी जिनपिंग और हर चाइनीज़ गवर्नमेंट के हर ऑफिशियल की तरफ से, उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बात के ऊपर बार बार ज़बरदस्त तरीके से जोर दिया गया। वो क्या है कि चाइना एंड पाकिस्तान आर आयरन क्लैड ब्रदर्स। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जो कि सिचुएशन को उस तरह नहीं बनाती जिस तरह से मोदी या गोदी मीडिया क्लेम करता है। देखें, मैं इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में किसी की साइड नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान की और इंडिया के अवाम की साइड और अमन की साइड हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक भी एटम बम नहीं होना चाहिए दोनों मुल्कों के पास। हम दोनों को आराम से रहना चाहिए, एक करेंसी होनी चाहिए, एक जैसे लोग हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से आपस में रहना चाहिए, कोई मजहबी नफरत, कोई हिंदू मुसलमान ये नहीं होना चाहिए। सेकुलर कंट्रीज़, सिमिलर करेंसी, एक जैसे होने चाहिए हम लोग। मगर प्रॉब्लम ये है कि रियलिटी इससे डिफरेंट है ना। और आई थिंक कि पिछले 20 साल में जो चाइना ने इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं किया, पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाती रही, ठीक है, और हर तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। अब वो सिलसिला इंडिया चाहे तो चला तो सकता है, मगर आई डोंट थिंक सो कि ये किसी के लिए भी फेवरेबल है, स्पेशली इंडिया के लिए भी फेवरेबल नहीं है। सिंध ताश माहिदे को तोड़ना एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जिंगोइज़म, ये वॉर मॉन्गरिंग, ये फेक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कि हम तो शायद पाकिस्तान तो गाज़ा है, गज़ा की तरह उसको फटाफट ख़त्म कर देंगे, ये जो सारा ख़ास तौर पे हिंदुत्वा के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये असल में इंडिया के लिए ख़ुद डेंजरस है। और मोदी ने ये सारा जो वॉर हिस्टीरिया और ये जो एक जंग व जदल का बुखार हिंदुस्तानी अवाम को चढ़ाया है, प्रॉब्लम ये है कि ये मोदी के डाउनफॉल की वजह है ख़ुद में। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि कुछ अरसे बाद जब हक़ाइक़ सामने आने शुरू होंगे और ऑन ग्राउंड रियलिटी लोगों को दिखाई देगी, जो कि अभी मोदी का गोदी मीडिया और मोदी अभी तक लोग उससे ओब्लिवियस हैं, मगर आएगी सामने। जब वो आएगी तो मोदी को वो हर्ट करेगी और वो बीजेपी को भी हर्ट करेगी। और कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये बात नामुमकिन है कि अगला इलेक्शन बीजेपी जीत पाए, क्योंकि जो ग्राउंड लॉस्ट हुआ है वो दिखाई देगा। ये पहली बार है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कि इतना डिसाइसिवली इंडिया टेक्नोलॉजी की वॉर में, स्पेशली एयर सुपीरियॉरिटी जो है ना, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है, इंडिया को इतनी डिसाइसिवली डिफीट हुई है।
ठीक है, बहुत से अंधभक्तों को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आनी, क्योंकि आप एक अल्टरनेट यूनिवर्स में रहते हैं, आप भक्तवर्ष में रहते हैं, ठीक है, आप गोदीवर्ष में रहते हैं, आपको ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। मगर अगर आप में थोड़ा सा सब्र हो, मेरी बातों को ज़रूर गौर से सुनें, आप इन पर गौर करें और इनको वेरीफाई करें इंटरनेशनल मीडिया से खुद, ठीक है। ये काम आपका अपना है करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसमें विलिंगनेस होगी उसे सच्चाई समझ आ जाएगी, जिसमें नहीं होगी उसे मैं जितना भी समझा लूँ उसमें समझ नहीं आएगी। और फिर आपसे विनती है एक बार कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें, गोदी मीडिया को सुनने वाले और अंधभक्त, ठीक है। मुझे आपकी व्यूअरशिप नहीं चाहिए, आप नहीं देखा करें, ठीक है। तो बाकी हमारे दोस्तों को और आपको भी, इवन के गोदी मीडिया के भक्तों को भी मैं आप सबसे ये कहूँगा, ऑल द बेस्ट आपको। अमन के लिए देखें सिचुएशन को, अमन होना चाहिए इन दो मुल्कों में। और ये एक का दूसरे पे फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के दूसरा तो कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है। ये जो फैशिस्ट माइंड सेट है हिंदुत्वा की तरफ से जो पाकिस्तान ने सेट किया, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो एक बच्चे का इंटरव्यू दिखाया था उसमें मैंने दिखाया भी है आपको ये कितना ख़तरनाक है और किस तरह से आपके बच्चों को फीड किया जा रहा है। तो वो आप देख सकते हैं अपने तौर पे, आपको वो दिखाई देगा। ये इसकी एंड स्क्रीन में मैंने उस वीडियो का थंबनेल डाला हुआ है, उस पर आप क्लिक करके जाएं और उसको ज़रूर देखें और देखेंगे किस तरह से नफ़रत हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातों से बहुत सी बातों की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ बुरी लगी हैं तो ठंडे दिमाग से सोचें ज़रूर, कमेंट करें एक अच्छे तरीके से, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय रखें, ठीक है। आप इख्तलाफ मुझसे कर सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं, जो कि गोदी मीडिया देता रहता है मुझे, गोदी मीडिया के भक्त देते रहते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जब लोगों को सच बताया जाए तो उसके जवाब में बहुत से लोग सिर्फ गाली दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।